नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फंजाई के हानिकारक प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में नया टॉपिक मैस्टिगोमाइकोटिना के बारे में पढ़ेंगे। मैस्टिगोमाइकोटिना के महत्वपूर्ण लक्षण और उसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं मैस्टिगोमाइकोटिना के महत्वपूर्ण लक्षणों से। तो जो मैस्टिगोमाइकोटिना के जो मेंबर होते हैं वो उनका आवास जलीय और स्थलीय यानी कि सभी जगह ये पाए जाते हैं और इनके जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो मृतोपजीवी और कुछ सदस्य जो परजीवी होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे अंगमारी, मर्दुरोमेलासिता, विलग्न रोग, श्वेत कीट रोग आदि। जो ये रोग हैं वो इस फंगस के द्वारा होता है। फिर इनका जो थैलस होता है यानी कि जो कवक जाल होता है वो एक कोशिक या पट रहित संकोशिक या सिनोसाइटिक होता है। इनकी सेल वॉल है जो काइटिन से बनी होती हैं और इनमें जो कशाभिकाएं हैं चल बीजाणु या युग्मकों में उपस्थित होती हैं। इनके अधिकांश सदस्य अंशकाय फलिक, लेकिन जो आद्य एक कोशिक सदस्य होते हैं वो पूर्णकाय फलिक होते हैं। अंशकाय फलिक और पूर्णकाय फलिक के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अंशकाय फलिक का मतलब होता है पूरे कायिक जाल का कायिक कवक जाल का सिर्फ इकाई भाग ही है जो अगर जनन के रूप में वर्क करता है तो वो अंशकाय फलिक कहलाता है। यदि पूरा का पूरा कायिक कवक जाल जनन इकाई के रूप में वर्क करता है तो उसको बोलते हैं अपन पूर्ण कायिक फलक। नेक्स्ट, इनके अंदर जो जनन होता है वो दो मेथड से होता है, अलैंगिक विधि द्वारा और लैंगिक विधि द्वारा। अलैंगिक जनन इनमें चल बीजाणु द्वारा होता है। शुष्क परिस्थितियों में ये चल बीजाणु है जो कोनिडिया की तरह व्यवहार करते हैं। फिर लैंगिक जनन इनमें समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। इनके नर जननांग को पूदानी तथा मादा जननांग को अंडदानी या ओगोनियम कहते हैं। इनमें जो लैंगिक जनन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है वो चल युग्मी संयुग्मन द्वारा होती हैं या युग्मकदानी संपर्क के द्वारा या युग्मकदानी संयुग्मन के द्वारा होता है। तो इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। फिर इनके अंदर क्या होता है कि जो प्लेज्मोगोमी होती है यानी कि कोशिका द्रव्य का संलयन होने के तुरंत बाद इनमें जो केंद्रक संलयन या न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है और न्यूक्लियस आपस में फ्यूज्ड होकर या निषेचित होकर निषिक्तोंड या ऊस्पोर का निर्माण करते हैं जो कवक की सुप्त अवस्था को दर्शाते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं मैस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है जिसका नाम है पाइथियम। पाइथियम की अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसको डिवीजन यूमाइकोटा के अंदर रखा गया। इसका जो सब डिवीजन होता है वो मैस्टिगोमाइकोटिना है। क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर है जो प्रोनोस्पोरेलीज, फैमिली पाइथियेसी और इसकी जीनस है जो पाइथियम है। पाइथियम शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं और जिसका मतलब होता है टू कॉज रोट यानी कि विगलन को उत्पन्न करना यानी कि गलाने की प्रक्रिया को उत्पन्न करना। जो पाइथियम फंजाई होती है इसको आदर पतन कवक या डैम्पिंग ऑफ फंगस भी कहते हैं क्योंकि इसके कारण जो प्लांट्स के अंदर डिजीज होती हैं वो विगलन डिजीज या रॉट डिजीज होती हैं, इसलिए इसको आर्द्र पतन कवक यानी कि ये ह्यूमिडिटी में ज्यादा ग्रो करता है। अब इसका ऑक्यूरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो टोटल वर्ल्ड के अंदर इसकी 87 स्पीसीज है और सर्वव्यापी होती है यानी कि सभी जगह पाई जाती हैं। इसकी कुछ जातियां हैं जो जलीय भी होती है जो जलीय शैवालों पर परजीवी के रूप में पाई जाती हैं। कुछ जातियां हैं जो मृतोपजीवी होती हैं जो नम मृदा में उपस्थित होती हैं और पादपों के अंदर आर्द्र पतन रोग उत्पन्न करती हैं। पाइथियम की जो अनेक जाति होती हैं वो आर्थिक महत्व के पादपों को भी संक्रमित करती हैं, जैसे काली मिर्च में गलानी या विल्ट रोग उत्पन्न करती हैं। इलायची के अंदर क्लम्प विगलन या क्लैम्प रोड डिजीज उत्पन्न करती हैं। मटर में है जो नवोद्भिद को संक्रमित करती हैं। इंडिया के अंदर इसकी 19 जातियां आइडेंटिफाई की गई है। पाइथियम डिबेरियनम, पाइथियम माइरिटोनियम, पाइथियम एफिनी डर्मेटम, पाइथियम इंडिकम, पाइथियम इंडिगोफेरी,
पाइथेनियम ग्रेमिनिकोलम तथा पाइथेनियम डिबेरियनम वैरायटी विट्रिकोलम, ये जो जातियां हैं वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब जो पाइथियम होता है वो एक रोगकारी फंगस है। तो इसके रोगकारी लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके जो रोगकारी लक्षण है उनको उनकी अवस्था के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया। जो पाइथियम डिबेरियनम है जो सामान्य पाए जाने वाला कवक है, और ये है जो प्लांट्स के अंदर आद्र पतन रोग उत्पन्न करता है। और इसके रोग के लक्षणों को दो अवस्थाओं में बांटा गया है, पूर्व दृष्टिपात अवस्था और पश्चिम दृष्टिपात अवस्था है। जो पूर्व दृष्टिपात अवस्था या प्री इमर्जिंग फेज होती है, इस अवस्था में रोग को पहचान नहीं पा सकते, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है वो भूमि के नीचे होती है, इसलिए रोग का तुरंत है जो पता नहीं चल पाता है। और जो तरुण नवोद्भिद होता है वो मृदा की सतह से पहुंचने से पहले ही मर जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर ही ये फंगस है इनको इन्फेक्टेड करके इनको गला देती हैं, जिससे इनकी डेथ हो जाती है। और इनमें संक्रमण का जो प्रारंभ होता है वो गहरे जल शोषित धब्बे के रूप में होता है। सेकंड जो रोग लक्षण की स्टेज है जिसका नाम है पश्च दृष्टिपात अवस्था या पोस्ट इमरजेंस फेज। इसमें जो नवोद्भिद का मृदा में नीचे से ऊपर तक संक्रमण दिखाई देता है, यानी कि उसमें तो नीचे ही था लेकिन इसमें मृदा के नीचे भी संक्रमण होता है और ऊपर भी संक्रमण होता है। तो इससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये प्लांट है जो रोगग्रस्त हो गया है। और संक्रमित भाग कोमल व जल शोषित हो जाता है और अंत में नवोद्भिद पादप गिरकर मर जाता है। आद्र पतन रोग के कारण जो संक्रमित नवोद्भिद होता है वो पीत हरिम यानी कि पेल ग्रीन हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। जबकि विगलन रोग या रोटिंग डिजीज में क्या होता है कि कवक द्वारा एंजाइमिक क्रिया में जो बिडल लेमिला होती हैं उसको वो गला देता है, जिससे इसकी सेल वॉल नष्ट हो जाती हैं, जिसे अपन विगलन रोग या रोटिंग डिजीज कहते हैं, और जिससे टिश्यूज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। डायग्राम में आद्र पतन रोग के बारे में दर्शाया गया है। तो जहाँ ये स्टेम है वहां पर पहले गर्डल बन जाती हैं। ये है जो नॉर्मल प्लांट है जो इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, और जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनके स्टेम है जो गलने के कारण झुक जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, यानी कि नवोद्भिद में है जो आद्र पतन रोग उत्पन्न हो जाता है और मृत हो जाते हैं। जो बी डायग्राम शो कर रहा है वो जो होस्ट टिश्यूज होता है उसके अंदर कवक जाल की उपस्थिति को शो कर रहा है। तो इसके अंदर होस्ट सेल है और होस्ट सेल के बीच में और होस्ट सेल के अंदर माइसीलियम फैला रहता है। होस्ट सेल के बीच में जो माइसीलियम होता है, होस्ट सेल के अंदर जो माइसीलियम इंटरसेल्यूलर माइसीलियम, और दो होस्ट सेल के बीच वाला जो माइसीलियम होता है वो इंट्रासेल्यूलर माइसीलियम कहलाता है। सी जो डायग्राम दे रखा है वो कवक जाल के कवक तंतु या हार्फी को शो कर रहा है। डी डायग्राम में जो कवक जाल होता है उसके जो कवक तंतु से वायवीय संरचनाएं निकलती हैं, ये इन वायवीय तंतुओं को स्पोरेंजियम 4 कहते हैं, और इनके शीर्ष भाग पर गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिनको स्पोरेंजियम या बीजाणुधानियां कहते हैं। और ई जो डायग्राम है वो पाइथियम के माइसीलियम के स्ट्रक्चर दे रखी है। तो यहाँ पर है जो टर्मिनल स्पोरेंजियम है, और इधर जो बीच में है इंटरकैलरी या अंतर्वेशी स्पोरेंजियम, फिर उगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों पास पास होते हैं और दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पाइथियम के अंदर संक्रमण पाथ या मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो पाइथियम के अंदर संक्रमण कैसे होता है? तो पाइथियम में जो कवक सूत्र, पाइथियम का जो कवक सूत्र होता है उसका संक्रमण पाथ दो प्रकार से होता है। एक तो वो रंध्र के द्वारा प्लांट के अंदर एंटर करता है, या फिर दूसरी जो प्रोसेस है वो एंजाइम अभिक्रिया द्वारा क्या करता है, अधिचर्म की जो सेल्स होती हैं उनकी वॉल को भेदकर धीरे धीरे कवक सूत्र क्या करते हैं, अंतर या अंतराकोशिकीय होकर रोग प्रकट करते हैं। या तो सेल के बीच में चले जाएंगे या दो सेल्स के अंदर घुस जाएंगे। तो इस तरह से ये अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं। नेक्स्ट जो पाइथियम जो है फंगिस, उसके इन्फेक्शन के लिए कंडीशन कैसी होनी चाहिए, यानी कि रोग पूर्व अनुकूलन कारक, यानी कि पाइथियम के फैलने के लिए या पाइथियम के संक्रमण के लिए कैसी अनुकूलन अवस्था होनी चाहिए।
तो फर्स्ट है जो नम भूमि होनी चाहिए और उसमें जो पर्याप्त पादप अवशेष होने चाहिए ताकि वो इनको आसानी से इन्फेक्ट कर सके। दूसरा जो फैक्टर है वो नवोद्भिद का पास पास होना। अगर दो नवोद्भिद पास पास होंगे तो जो एक नवोद्भिद इन्फेक्टेड हो गया वो दूसरे नवोद्भिद को भी आसानी से इन्फेक्टेड कर सकता है। फिर प्रकाश और वायु की अपर्याप्तता होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश और वायु की अधिकता में फंगस है जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, तो इनकी कमी होगी तो आसानी से इनका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अब अपन पढ़ते हैं पाइथियम की कायिक प्रावस्था या सोमेटिक फेज के बारे में। तो जो पाइथियम का जो कवक जाल होता है वो सुविकसित और समकोशिक यानी कि सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक का मतलब होता है इसके ये जो कवक तंतु या हाइफी होती हैं इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। इनके कवक तंतु है जो काचाप यानी कि हाइलिन, पटरेत यानी कि नॉन सेप्टेड, ब्रांच्ड और लंबे होते हैं। इनमें जो पट का निर्माण है केवल जननांगों के निर्माण के समय होता है। परजीवी कवकजाल अंतर एवं अंतराकोशिकीय वृद्धि करता है और इनमें चूसकांग नहीं पाए जाते हैं, अतः इनमें जो पोषण है कवक सूत्रों की भित्तियों के द्वारा होता है। इनकी कोशिका भित्ति का जो मुख्य घटक वो ग्लूकोन होता है और इनमें जो अल्प मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। जो कवक सूत्र होते हैं अगर होस्ट प्लांट के अंदर एंटर करते हैं तो वो टॉक्सिन का सेक्रेशन करते हैं और टॉक्सिन के सेक्रेशन के कारण पोषक या जो होस्ट सेल होती है वो नष्ट हो जाती हैं। कवक सूत्र मृत पादप भागों पर वृद्धि करके नए पोषकों या नई होस्ट सेल को संदूषित या कंटामिनेटेड कर देते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पाइथियम के अंदर जनन। तो पाइथियम के अंदर जो जनन प्रावस्था होती है वो दो विधियों के द्वारा कंप्लीट होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पाइथियम के अंदर अलैंगिक जनन है जो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है और अलैंगिक जनन है जो अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जो चल बीजाणु होते हैं वो द्विकशाभिक होते हैं और इनका निर्माण है जो चल बीजाणु धानियों में होता है या जूस्पोरेंजिया में होता है। फिर चल बीजाणु धानी है जो कवक तंतु के वायवीय संरचना पर उपस्थित होते हैं, यानी कि जो कवक तंतु होते हैं वो वायवीय स्ट्रक्चर बनाते हैं और उन वायवीय स्ट्रक्चर के शीर्ष भाग पर जो फुली हुई संरचना होती है उसको बोलते हैं अपन चल बीजाणु दानी। आदर्श स्थिति में जो वायवीय संरचना होती है वो जूस्पोरेंजियम के रूप में या चल बीजाणु दानी के रूप में वर्क करती है, जबकि जो ड्राई कंडीशन होगी या शुष्क अवस्था होगी तो उस समय ये कॉनिडियो स्पोरेंजियम के रूप में वर्क करते हैं और इन्हें स्पोरेंजियम भी कहा जाता है। अब जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है वो माइसीलियम है और माइसीलियम से वायवीय कवक तंतु निकलते हैं और इनका जो एपिकल या शीर्ष भाग होता है वो फूलकर गोलाकार स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं अपन स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी कहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लगभग 15 से 20 न्यूक्लियस होते हैं और ये न्यूक्लियस क्या करते हैं मॉडिफाई होकर चल बीजाणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के दौरान बीजाणु दानियों का निर्माण कैसे होता है, उनका परिकीर्णन कैसे होता है और फिर जो चल बीजाणु बनते हैं वो जर्मिनेट कैसे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा लैंगिक जनन के बारे में भी पढ़ेंगे।